इससे पहले हम बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड की, हमने कल बात करी थी आपकी। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या थे? जब आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में, आपका एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और आपका हाइड्राइड बनाता है। और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से वाले होते हैं? जो कि एस ब्लॉक वाले होते हैं। तो एस ब्लॉक के साथ में हम कहते हैं कि जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में आपका हाइड्राइड बन रहा है उसको आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। दूसरे होते हैं आपके कोवेलेंट हाइड्राइड या दूसरे नाम से मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इसमें क्या होता है आपका, द एलिमेंट शुड बी आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। उनके साथ में जब हाइड्राइड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं आपका कोवेलेंट हाइड्राइड। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन हाइड्रोजन combines with when hydrogen combines with elements which are more which are more electronegative, एक सेकंड होना बेटा। ठीक है। तो when hydrogen combines with elements which are more electronegative, which are more electronegative than hydrogen, then hydrogen, तो उनके साथ जो आपका हाइड्रोजन बनके तैयार होता है तो उसको हम बोलते हैं आपका कोवेलेंट हाइड्राइड्स। बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स, अब हम ये पाते हैं आपका कि आपके जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। मैंने बताया था कल आपको कि यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, फिर बीच में डी ब्लॉक होता है, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है। तो हम ये पाते हैं कि आपका जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं आपका कि आपका जब आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट, जब हाइड्रोजन जो है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में, मैक्सिमम पी ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में आपका जब वो बनाता है, बॉन्ड बनाता है या फिर आपका हाइड्राइड बनाता है, तो हम बोलते हैं कि वो कौन सा हाइड्राइड होता है, आपका कोवलेंट हाइड्राइड। तो ये याद रखना है बस कि पी ब्लॉक के साथ बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं, आपका कोवलेंट हाइड्राइड बोलते हैं। एस ब्लॉक के साथ वाले को हम आयनिक बोलते हैं, इसके साथ में हम कोवलेंट हाइड्राइड बोलते हैं। अब आपके जो कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं वो आपके तीन तरह के और होते हैं। अगर हम बात करें कोवलेंट हाइड्राइड्स की तो ये आपके तीन तरह के और होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब बिल्कुल जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। बात करेंगे, कई एग्जांपल देके समझाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो ये तीन तरह के आपके कोवलेंट हाइड्राइड्स और होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अगर बात करें इन तीनों की एग्जांपल के फॉर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का एग्जांपल हम अगर लेके चलते हैं तो वो हो जाएगा आपका, जैसे एग्जांपल की मैंने बोल दिया BF3, सॉरी BH3। ठीक है, तो BH3 की अगर बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है एक तरह से। इसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपका उसमें, ये जो सेंट्रल एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब डेफिशिएंट से मतलब इसके पास कम कम इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम होता है। जो कि सेंट्रल एटम के हिसाब से आपकी सारी डेफिनेशन होती है यहाँ पे कि अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो आप बोलेंगे कि वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बन रहा है।
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका CH4। CH4 की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये जो आपका बीच वाला है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज सेंट्रल एटम है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए उतने इसके पास में है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। सारी जो बात होती है प्रिसाइज की या फिर डेफिशिएंट की, वो आपकी सेंट्रल एटम के कंपेरिजन में होती है। तो लास्ट हो गया एग्जांपल के लिए NH3। तो ये तीन एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो NH3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब कि अगर हम बात करें NH3 की, अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 को जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे तो हमने NH3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर और वेस्पर थ्योरी से भी हमने यहाँ दिखा था कि इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा हुआ है। ये लोन पेयर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब आपके जो सेंट्रल एटम है यानी N, उसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी बचे, बहुत सारे तो नहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। एक तरह से क्या है कि इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन अभी हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंट्रल एटम आपको जब होता है, जहाँ पे लोन पेयर देखने को मिलता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का यूज और भी किया जा सकता है पर यहाँ नहीं करना है, तो उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंट्रल एटम वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो इस तरह से आप बहुत सिंपली तरीके से सेंट्रल एटम के बेसिस पे आप डिफाइन करते हो कोवलेंट हाइड्राइड आपके 3 तरह के। एक बार इन तीनों को अगर हम अलग अलग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक साथ अगर कंपैरिजन करने के लिए मान लो कभी बोल दिया गया तो अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, कौन सा डेफिशिएंट होता है। यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं। तो आपके कोवलेंट के 3 टाइप थे। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, लास्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच। तो कौन से एलिमेंट हैं जिनके साथ में आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाएगा, तो आपके ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, वो ग्रुप 13 में एलिमेंट्स कौन से आते हैं आपके, जैसे आपका वो आता है बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये बाकी बाकी जो भी होते हैं इसके नीचे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ में आपको बनाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके जो दो ही फेमस एग्जाम्पल है, एक तो हो गया आपका BH3 और एक हो गया आपका AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दो एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये किस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगा, वो सब कुछ होता है आपके सेंट्रल एटम के ऊपर की वजह से कि सेंट्रल एटम पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जैसे एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ आपको, अगर समझना आए तो BH3 की अगर मैं बात करता हूँ तो B का एक H यहाँ से जुड़ गया इसके साथ में, एक H यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ में और एक H यहाँ पे जुड़ गया साथ में। तो अगर हम देखें, अगर B के ऊपर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, अगर बी के ऊपर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 होने चाहिए थे पर 8 नहीं हो रहे, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको कितने चाहिए थे, 8 नहीं है। तो 8 नहीं है तो उसका मतलब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है। कम इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है आपका जो सेंट्रल एटम है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम के साथ में आपका हाइड्राइड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। शेप जो देखने को मिलेगी बेटा इस केस में आपको मिलती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये सारी शेप वेप हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, तो वहां पे हम ये सब देख के आते हैं। बी हो जाएगा ऐसे, एच हो जाएगा ऐसे, और ये एच ऐसे और ये एच ऐसे। तो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन के अंदर 3 चीजें जुड़ी हुई हैं तो ट्राइगोनल ट्राइंगल सा बन रहा है आपका, तो ये बन जाता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं आपका इसके बारे में, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स के बारे में। तो ये क्या होता है, ये ऐसे हाइड्राइड्स होते हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास में आपका जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो जस्ट सफिशिएंट है, इट इज नॉट मोर, इट इज नॉट लेस देन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपके, जैसे होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे वाले। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक ही एग्जाम्पल सबसे फेमस है यहाँ का, वो है आपका CH4। CH4, बाकी ऐसा ही H4 भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब भी एग्जाम्पल है पर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप सिर्फ CH4 से हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है आपका। अगर मैं बात करूँ CH4 को, अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो उसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, CH और पीछे की तरफ H होता है। एंगल वेंगल हमने सारे के सारे आपके देख रखे थे वहां पे। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, साफ सीधी बात है, क्या कर रहा है, आपके ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड में बन रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आने चाहिए, बॉन्ड में आने चाहिए, और 8 ही होने चाहिए थे।
तो ये क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, जस्ट कोई ना ज्यादा ना ज्यादा ना कम, तो इसकी कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अगर हम शेप देखते हैं तो शेप कैसी बनती है, एच ऐसे, एच ऐसे, एच ऐसे, यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका टेट्राहेड्रन शेप बनता है। ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इसमें क्या होता है कि आपको बस ये याद रखना है कि बीच वाला जो सेंट्रल एटम होगा उसके ऊपर लोन पेयर होंगे बस। अगर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर में इंक्लूजन नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे आपको हो जाएगा। इसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं, इसमें जितने भी ग्रुप्स बच गए हैं, ग्रुप 16 17, ग्रुप 16 सॉरी ग्रुप 15 16 17, ग्रुप 15 16 17, 15 में कौन आते हैं आपके, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एएस है, इस तरह के। और इसमें कौन से आ जाते हैं आपके, इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, ये सब पोलोनियम है सब। उसमें क्या आते हैं आपके, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो इनके साथ जो भी हाइड्राइड्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों, क्योंकि आपके सेंट्रल एटम के पास है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स से NH3 की बात करते हैं। तो जब NH3 की बात करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि NH3 में अगर H कनेक्ट हो गया, H कनेक्ट हो गया, H कनेक्ट हो गया, इस तरह से, तो अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कंप्लीट हो गए इसके। लेकिन बॉन्ड पेयर में कितने आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर में आपके 6 आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके पास में। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अभी आपके पास में बचे हुए हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए, इसका मतलब क्या है आपका, कि आपका जो सेंट्रल एटम है वो कैसा है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे आपकी जो शेप बनती है वो कैसी बनती है बेटा, वो बनती है आपकी N और H3, तो NH इस तरह से शेप बन जाती है आपकी इस टाइप, और ऊपर एक लोन पेयर। अलग अलग शेप्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे ऑक्सीजन के साथ में आपको बेंट मिलेगी, इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और मतलब वही है कि आपको हर जगह अलग अलग शेप मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 15 भी है, यहाँ पे 16 भी है, यहाँ 17 भी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप थे, इसलिए यहाँ पे एक जैसे शेप आपको देखने को मिल रही थी। चलिए, तो ये आपके हो गए कोवलेंट हाइड्रेट क्या होते हैं। अब जैसे कि हमने कल आपका आयनिक हाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखी थी, तो वही हम देखेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट हाइड्रेट्स। कोवलेंट हाइड्रेट्स भी हम देखेंगे, जैसे कल हमने आयनिक हाइड्रेट्स को देखे थे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सब हमने वहां देखा था। वैसे ही हम अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट हाइड्रेट देखेंगे। तो देखिए क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो मैं पॉइंट्स फॉर्म में उसको मेंशन कर रहा हूँ आपका, तो समझ में आ जाएगा अपने आप, ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पॉइंट्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट हो गया आपका यहाँ पे, दे आर सॉफ्ट, जैसे आपके आयनिक कंपाउंड थे, आयनिक हाइड्रेट, तो वो हार्ड होते हैं। दीज आर सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड लो बॉइलिंग पॉइंट वहां आपको देखने को मिलता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली जो फोर्स है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू आपका आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू वीक इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, तो ये आपका होता है कि इनका इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये सॉफ्ट भी होते हैं, तो ये 2 चीजें होती हैं जो कि आपकी अलग है इनसे। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है हमेशा होगा, पर मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं वैसे ये, पर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि आयनिक कंपाउंड जो आयनिक हाइड्राइड्स थे, दे वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, जब सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में होते हैं। दे आर मोर सोल्यूबल दे आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब कि आपका बेंजीन हो गया, आपका केरोसिन हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एस दे आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट जो होता है कोवलेंट में मिलेगा जाके, दे आर कोवलेंट इन नेचर। तो आपके जैसे कौन हो गए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन हो गया, लाइक आपका वाटर नहीं, वाटर में नहीं होते ज्यादा ये, जैसे आपका बेंजीन का ऑयल हो गया, तो इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं उनमें ये ज्यादा मिलते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें आपका, तो हमारा हो गया यहाँ पे ये दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है खुद को ऑक्सीडाइज करना और दूसरे को रिड्यूस करना।
कुछ कुछ इनमें से आपका रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, सब सारे सारे रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर रिएक्ट करेंगे तो सम ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर, सम ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कुछ हैं जो इनमें से आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर। 7 बात करें कि मतलब आपके ये थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको ये कैसे दिखेंगे, आपको एसिडिक नेचर के मिलेंगे। मतलब अगर आपका जो हाइड्रेट बनता है इनके साथ में, पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में, तो कैसा दिखता है आपको, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके कोवैलेंट हाइड्रेट के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर से मेनली डेफिनेशन ही पूछने वाले हैं। तो डेफिनेशन में आपसे बस ये पूछ सकता है, बताइए कितने टाइप ऑफ हाइड्रेट होते हैं। तो एक होता है आयनिक होता है, एक कोवैलेंट होता है, एक मेटेलिक होता है। अगर आपसे पूछे बताइए कितने टाइप के कोवैलेंट हाइड्रेट होते हैं, तो आप बता दो कि कोवैलेंट में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो ये सबसे ज्यादा जब पूछा था उनकी डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक वेटेस्टिक शायद थोड़ा सा ज्यादा फोकस ना करें उन पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो थर्ड हाइड्रेट है, तो उसका नाम है आपका मेटेलिक हाइड्रेट। थर्ड जो हाइड्रेट है बेटा उसका नाम है आपका मेटेलिक हाइड्रेट। इसके दो नाम और हैं, दो फेमस नाम और हैं। एक तो होता है इसका जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। क्यों बोलते हैं बताऊंगा। एक बोलते हैं हम इसको इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, और दूसरे नाम से ये और फेमस है जिसको हम बोलते हैं आपका नॉन स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ये नाम है बस, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्रेट्स। तो ये तीनों नाम आपके मेटेलिक हाइड्रेट्स के होते हैं। अब बात करें कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट के साथ में मिलता है, या फिर ये कौन से चीजों के साथ में कंबाइन करता है, तो इसका मतलब जब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे मेटल लिख रहा है कि मेटल के साथ में जब आपका ये रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रेट्स, तो उसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रेट। पर मेटल तो आपके एस ब्लॉक में भी होते हैं। तो हम किस कौन से वालों को यहाँ पे लेके चलते हैं, हम यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेके चलते हैं। हम यहाँ पे लेके चलते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के। तो सिंपल से बोल सकते हैं यहाँ पे बात की वैन वैन हाइड्रोजन combines when hydrogen combines with many D block and F block elements, D block and F block elements, ठीक है। तो उस केस में जो आपके हाइड्रेट बनते हैं, इस केस में जो आपके हाइड्रेट बन के आते हैं वो आते हैं मेटेलिक हाइड्रेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं होता किसके साथ बन सकता है किसके साथ नहीं बन सकता। बड़ा एक्सपेरिमेंटली तरीके से बना होता है। मेन बात है कि इनको हम इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं। मेन बात है कि हमको इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं। तो देखिए इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है। तो इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि इनसाइड द स्पेसिस। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है इनसाइड द स्पेसिस। मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट को जब एक साथ लेते हो, तो वो आपके एक लेटेस्ट के फॉर्म में बनते हैं, मतलब एक ग्रुप के फॉर्म में ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे 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 बनते हैं आपके। जब भी आप किसी ग्रुप डी के एलिमेंट्स को लेते हो तो ऐसे ऐसे बनते हो आपके। इनके बीच में क्या होता है, कुछ कुछ गैप्स होते हैं, पूरा क्यूब बनता है, ऐसा नहीं सिर्फ सामने सामने, ऐसे पीछे पीछे भी होते हैं इस तरह से। कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट को जब ले तो जिंक ले लो, आयरन ले लो, आप कॉपर ले लो, तो पूरे डब्बे होते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब ये ऐसे 3D टाइप में इस तरह से होते हैं, इस तरह से। तो इसमें ये पूरे में भरे पड़े होते हैं इसमें। अब होता क्या है कि इनके बीच में आपको कुछ गैप्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है कि आपको कुछ गैप्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये इंटरस्टिशियल का मतलब कुछ नहीं, आपको सिंपल इनसाइड द स्पेसेस या बिटवीन द स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ गैप्स आपको देखने को मिलते हैं, ये गैप्स। तो ये जो गैप्स हैं इनको हम बोलते हैं आपका इंटर स्पेसेस बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल बोलते हैं। इनको हम आपका बोलते हैं इनको हम बोलते हैं आपका स्पेसेस बोल देते हैं, या इसको सिंपल हम दूसरे तरीके से टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजिशन। इंटरस्टिशियल पोजिशन। तो हमने ये पाया क्योंकि हाइड्रोजन का साइज जो होता है बेटा वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का साइज, द साइज ऑफ हाइड्रोजन, ये पहले बता चुके हैं, द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल। देयरफॉर हम क्या पाते हैं कि जो स्पेसेस हैं वो जो होता है, जो वेरी स्मॉल होने की वजह से कि द हाइड्रोजन
हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन these interstitial positions, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। जो आपका हाइड्रोजन है वो छोटा होने की वजह से इन सारी पोजीशन में घुस जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से हम आपका इसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक या स्टोइकोमेट्रिक क्यों बोलते हैं ये अभी हम नहीं देखने वाले, क्योंकि हम बाद में देखेंगे। इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेटेलिक हाइड्राइड का, वो है एग्जाम्पल आपका पीडी और पीटी, पैलेडियम और प्लेटिनम। इनके जहां भी आपके पाए जाएंगे, जहां भी प्लेटिनम और पैलेडियम पाया जाता है, इनमें बहुत ज्यादा आपका पाया जाता है हाइड्रोजन। इनके अंदर जो आपका इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन है, नहीं बहुत ज्यादा पाया जाता है। बाकी जगह पे इतना ज्यादा नहीं पाया जाता। अगर पूछा जाता है कि आपके इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है आपका पैलेडियम यानी पीडी में और आपका प्लेटिनम में। इन जगह पे आपका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। और यहाँ पर किस फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाता है, इंटरस्टिशियल। और जहां भी इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन होता है वो कैसा बनाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाता है। और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम्पल के साथ में पता होनी चाहिए। पीडीपीटी का अगर नाम आ जाएगा ना, मतलब ये समझना कि पीडीपीटी का नाम अगर वो पूछेगा आपसे, मेटेलिक हाइड्रेट पूछेगा, तो आपसे वो पीडीपीटी का नाम जरूर पूछेगा, क्योंकि पीडीपीटी में ही सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आया तो उसमें से यहाँ से इस तरह का सवाल बन सकता है, तो आप वो करके आ सकते हैं। अब फिर से हम क्या बात करते हैं, हर बार हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि हर तरह का जो हाइड्राइड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स की बात करते हैं। मैं फिर से बता दूं, बहुत ज्यादा आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछेगा, लेकिन हम ये कर रहे हैं ताकि आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो हर चीज का। क्योंकि वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, अगर हम ऐसे ही पढ़ जाएंगे तो चैप्टर तो मतलब ये मान लो कि चलो 2 क्लास का भी नहीं रहेगा, कम से कम 2 क्लास का एक चैप्टर तो एटलीस्ट। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक हाइड्रेट्स क्या हो जाएंगे, तो दे आर जनरली इन पाउडर फॉर्म। जनरली इन पाउडर फॉर्म्स में ये आपके पाए जाते हैं, जनरली इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, मतलब पाउडर मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े, या फिर हम बोल सकते हैं आपके ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि ऐसे सॉलिड जिनको एक बार छुआ है तो छुआ नहीं, थोड़ा सा मारा तो टूट जाएंगे। और इनका रंग कैसा होता है, इनका थोड़े से काले रंग के हैविंग डार्क, डार्क और मेटेलिक, मतलब थोड़े से मेटेलिक टाइप के, जो काले टाइप के होते हैं, मेटेलिक अपीयरेंस होता है इनका। और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अगर उनको हम देखें आपके यहाँ पे, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटेलिक है और मेटेलिक जनरली आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट की बात करें तो कोवलेंट नहीं थे आपके गुड कंडक्टर, देवर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयनिक की बात करें तो आपका आयनिक में क्या था आपका, कि आयनिक में देवर गुड इन सोल्यूशन फॉर्म या मोल्टन फॉर्म। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये हीट को भी बहुत इजीली पास ऑन कर देते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन के आती हैं। फोर्थ अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स जो होते हैं, ठीक है, मोस्ट हाइड्राइड्स आर हार्डर देन प्योर मेटल। अगर आप प्योर मेटल उठाएंगे अपना, तो प्योर मेटल से ज्यादा हार्ड पाए जाते हैं आपके कौन से, ज्यादातर हाइड्राइड्स जो होते हैं। फिफ्थ जो होता है, ठीक है, ठीक है, फिफ्थ ज्यादा देखेंगे होते हैं, फिफ्थ थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड है, तो वो उतना आपको सिलेबस नहीं है। तो यही छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक थे जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा जो हम एंटर कर रहे हैं आपका, यहाँ पे ये तीनों पार्ट आपके खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम एंटर कर रहे हैं वो है आपका जो नया टॉपिक है, और जो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन है, वो है आपका वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है आपका, H2O होता है। वाटर के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि वाटर में क्या होता है, कि आपको कैसा बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है या फिर आपकी आयनिक बॉन्डिंग होती है। दूसरी बात, वहाँ पे कितना एंगल बनता है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अगर वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल, तो स्ट्रक्चर तो हमको पता ही है, हम पढ़ के आए हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग में। तो आपका ऑक्सीजन ले लिया हमने, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, और 2 लोन पेयर के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो अगर हम शेप की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम की शेप की जब भी बात होती है आपकी, तो वी डोंट टेक लोन पेयर इन कंसिडरेशन। हम सिर्फ बॉन्ड जो बनते हैं उसको हम एज अ पार्ट ऑफ शेप या ज्योमेट्री मानते हैं। तो ज्योमेट्री का आपको दिख रही है कुछ इस टाइप की बन रही है, तो ये ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, इस ज्योमेट्री का नाम होता है आपका बेंट शेप। इस ज्योमेट्री का नाम होता है बेंट शेप। और या फिर दूसरे नाम से कभी कभी किसी किसी किताब में ये आपका लिखा होता है इन्वर्टेड या सिंपल वी शेप भी लिखा होता है। तो इन्वर्टेड वी शेप बोल देते हैं कभी कभी इसको हम, या फिर हम बोलते हैं इसको बेंट शेप, ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका शब्द। दूसरी बात जो पता होनी चाहिए इसके बारे में वो है इसका एंगल।
कि वो एंगल कितना बनाता है आपके बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, विच इज 104.5 डिग्री। 104.5 डिग्री ये होता है आपका जो एंगल बनाता है, बॉन्ड एंगल होता है। तो बाकी सब चीजें तो आपको पता ही है। दूसरी बात यहाँ पे हमने ये भी देखी थी वहां पे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी सपोर्ट करता है। वो कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है आपका वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्या है, वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो उससे होता क्या है, ये सब चीजें हमने वहां भी देखी थी केमिकल बॉन्डिंग में। उससे होता क्या है कि आपका O और H में यहाँ पर कुछ डेल्टा प्लस कैरेक्टर आ जाता है, कुछ डेल्टा माइनस। ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस क्या है आप पूछो, ये बहुत स्मॉल चार्ज का एक थोड़ा सा मान लो गुच्छा आ गया इसके ऊपर उसमें। तो उससे होता क्या है, इससे ये होता है कि मान लो यहाँ पर आपका एक और ऑक्सीजन, सॉरी एक और आपका हाइड्रो उसका वाटर का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे भी डेल्टा प्लस मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस कैरेक्टर, यहाँ पे डेल्टा प्लस कैरेक्टर, यहाँ पे डेल्टा प्लस कैरेक्टर, और यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस कैरेक्टर, यहाँ पे डेल्टा प्लस कैरेक्टर, यहाँ डेल्टा माइनस कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटा सा एक वीक फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस देख के और यहाँ माइनस देख के चार चार्ज के बीच में एक बहुत हल्का सा एक इनके बीच में अट्रैक्शन आ जाता है, और उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। पढ़ रखा है ना अपन ने केमिकल रिएक्शन में अच्छे से, याद है ना ये हाँ सब? जी। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे मैंने बस वापस से एक्सप्लेन किया। दूसरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो दिखता कैसा है कि अगर हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये साफ सी बात सबको पता है कि कैसा इसका कलर होता है, कलरलेस होता है। ब्लू कलर नहीं बोलेंगे, ब्लू कलर तो वो कुछ और वजह से होता है। ठीक है, वो स्काई की रिफ्लेक्शन को मान लो या कुछ और मान लो उसको, तो कलरलेस होता है एंड इट इज टेस्टलेस। ठीक है, जो टेस्ट आपको पानी के अंदर आता है वो ड्यू टू मिनरल्स होता है, उसके अंदर कोई मिनरल्स मिलाए गए हैं, क्लोरीन मिलाया गया है, वो सारी चीजें होती हैं जो उसके अंदर होता है, उसकी वजह से आपका ये बनता है। तो इट इज एक्चुअली कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड फॉर्म में आपका ये जनरली पाया जाता है आपके एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें H2O के सॉलिड फॉर्म को, H2O सॉलिड फॉर्म को, इसको हम बोलते हैं बेटा आपका आइस बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म को हम कुछ नहीं, लिक्विड फॉर्म को हम सिमिलरली सिंपली वाटर ही बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके गैसियस फॉर्म को इसका हम वाटर वेपर या स्टीम नाम से पुकारते हैं। वाटर वेपर और स्टीम नाम से इसके हम तीनों स्ट्रक्चर्स को पुकारते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसकी। मतलब अगर ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड्स, अगर इसके कंपैरिजन में हम अलग अलग लिक्विड देखो, इन कंपैरिजन ऑफ अदर लिक्विड्स वाटर हैज हायर, बहुत सारी चीजें हायर होती हैं इसकी, क्या क्या, जैसे एग्जांपल के लिए वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि कितना हीट अपने पास में ये स्टोर कर सकता है। तो हाईयर स्पेसिफिक हीट होता है इसके पास में। हाई, इन सबको हम ना फिजिक्स में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अपने पास जो हीट को है कितना जल्दी पास ऑन कर देता है, ये अच्छा कंडक्टर है कि नहीं है। तो इसके पास में सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि इसके पास कितना ज्यादा एबिलिटी है टू होल्ड थिंग्स। नेक्स्ट डायपोल मोमेंट, ये सारी चीजें ना हम ये सब यहाँ पे सिर्फ समझनी है, लिखनी है। बाकी जाके इसको डिटेल में हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे आपका वहां जाके, क्या कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम आगे जाके ही देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब भी एक चार्ज को होल्ड करने की क्षमता को हम आपका बोलते हैं। और सबको पता है ये वाटर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो एक रीडिंग वाला है कि आप एक बार रीडिंग भी कर लोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि वाटर क्या होता है, कि वाटर एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, दुनिया में जो सब वाटर है बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका जो शरीर है वो 70% वाटर है। कुछ प्लांट्स की अगर बात करें तो 90% वाटर होते हैं। फोटोसिंथेसिस में इसका कितना बड़ा रोल है हम सब जानते हैं। फोटोसिंथेसिस ना होगी तो आपका फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट जिंदा नहीं रह सकते, प्लांट जिंदा नहीं रह सकते तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम या फिर हमारी फूड चेन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा आप पे डिपेंड करती है लाइफ पे। तो ये सब बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, जो आपका हम बात कर रहे हैं आपका वाटर टू आइस की अगर हम बात करें, ठीक है, वाटर टू आइस की अगर हम बात करते हैं, ठीक,
तो आपका जो वाटर, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ जो वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका आइस बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टल की तरह दिखता है, एक डब्बे की तरह दिखता है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कुछ खास बातें इसमें जो देखने को मिलती हैं वो ये होती हैं आपकी कि इट इज लाइटर देन लिक्विड वाटर। ये सब बहुत खास बात है। लाइटर देन लिक्विड वाटर, मतलब कि जो आपकी डेंसिटी होती है, लाइटर से क्या कहने का मतलब है, मेरी डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है आइस की जनरली वो क्या होती है, इट इज लाइटर देन, या कम होती है आपके लिक्विड वाटर से। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स का मतलब जो, मतलब एक तरह से आइस के पहाड़ होते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। पता है ना ग्लेशियर्स को? हाँ जी। वो जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं एक तरह से। यहाँ पे ग्लेशियर एक पहाड़ टाइप का मान लो, पानी के ऊपर तैर रहे हैं। आपने थोड़ा बहुत अगर डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे वेल्स या आपकी सील्स होती हैं या फिर आपकी शार्क्स होती हैं, आप जैसे ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में आपने देखा होगा कि आपकी बहुत मोटी परत वहाँ पे, आइस की बहुत मोटी लेयर जम जाती है, और उस लेयर के नीचे क्या होता है, पानी जब होता है, राइट। और उस पानी हाँ में जी। आपके आपने थोड़ा सा डिस्कवरी और नेट जियो की वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे देखा होगा, तो यहाँ नीचे पानी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। अगर ऐसा नहीं होता, होता क्या है ना, कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, वेरी वेरी लो टेम्परेचर होता है। इतना कम टेम्परेचर होता है कि उसमें आपके एक्वेटिक एनिमल्स या कोई भी वो नहीं, जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइवल नहीं हो सकता पॉसिबल। तो उस वजह से होता क्या है कि आपका जो आइस होती है, आइस की एक लेयर जम जाएगी वहां पे, बिकॉज वहां पे ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर कम है, तो आप वाटर का क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। जो आइस लेयर है, इट एक्ट्स एज ब्लैंकेट, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है यहाँ पे। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके आइस जो है, इट इज लाइटर। लाइटर होने से फायदा क्या है कि आपका जो आइस है इट विल फ्लोट। जो आइस होती है वो फ्लोट करती है ऑन वाटर। जब आइस जो है वो आपको वाटर पर फ्लोट कर रही थी, ऑब्वियसली इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो आइस है उसकी लेयर ऊपर जम गई है, जो वाटर है वो नीचे है। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे जो कि उतने हार्श क्लाइमेट में शायद सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इतने कम क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकते थे, वो नीचे आपका, यहाँ का टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, यहाँ का टेम्परेचर फेवरेबल मिलेगा आपको, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर। ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, पर इतना फेवरेबल होगा, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर इससे फायदा ये होगा आपका कि आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है, इट कैन सर्वाइव। ओके। ठीक। अब वाटर टू आइस होता कैसे है, मतलब वाटर टू आइस जब आपको बनता है तो किस टेम्परेचर बनता है, तो ये भी आपको पता होगा। तो वाटर टू आइस जो बनता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको मानते हैं, या फिर -273, माइनस, ठीक है, या फिर इसको हम 273 केल्विन पे मानते हैं कि आपका कन्वर्जन होता है ऑफ वाटर टू आइस। तो बस ये टेम्परेचर आपसे ज्यादा पूछ सकता है, स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो जो वाटर है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा केमिकल। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। ठीक है, तो मैं वो बोल रहा था कि आपका जो वाटर है वो बहुत ज्यादा केमिकली एक्टिव केमिकल है। मतलब ये मैक्सिमम, ये मान के चलो कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ में रिएक्ट करता है, सबके साथ में कंपाउंड बनाता है, और काफी जरूरी कंपाउंड भी है। तो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है जिनको हम आपका लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या क्या आपका शो करता है। पहली बात तो अगर हम इसकी एसिडिक और कैरेक्टर उनकी बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का मतलब समझते हो ना आप, ना एसिडिक है ना बेसिक है आपका। हाँ जी। मतलब अगर हम इसको लिटमस पेपर में डालेंगे, अगर आपको वाटर लिटमस सोल्यूशन में अगर हम वाटर को डिप करेंगे तो, या फिर लिटमस पेपर में वाटर को डिप करेंगे तो साफ सीधी बात है वहां पे क्या होगा आपका, देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ कलर। मतलब आपका ना ब्लू से रेड होगा ना रेड से ब्लू होगा, तो ये न्यूट्रल है आपका। ना तो ये एसिडिक है ना ये आपका बेसिक है। लेकिन जब बात क्या होती है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि थोड़ा बहुत ये डिसोसिएशन दिखाता है, थोड़ा बहुत ये डिसोसिएशन दिखाता है। तो जो पूछी जाती है आपकी वो ये चीज है आपकी
कि इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वैसे तो अगर सिर्फ वाटर को लेते हो आप उस टाइम पे तो इट इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बट एक्चुअली में हम बात करें जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसी चीज के साथ में, तो इट शोज यू अ बिहेवियर ऑफ एम्फोटेरिक। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक बेटा वो सब्सटेंस होते हैं या वो केमिकल होते हैं एम्फोटेरिक जो आपके एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। देखो होता क्या है, जब हम किसी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, बचपन में हमने रिएक्शन पढ़ी है क्लास 10th में, तो वहां पे आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बोलते हैं। होता क्या है कि एसिड अगर किसी भी चीज के साथ जब रिएक्ट करता है और अगर बनाता है वहां पर सॉल्ट, तो हम बोलते हैं कि दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होगी? बेसिक नेचर की होगी। एसिड अगर किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे अगर सॉल्ट और वाटर बनाता है आपका, तो हम समझ जाते हैं वहां पे क्या है कि जो भी ये डैश चीज है, जो खाली चीज है, वो कैसी होगी? बेसिक नेचर की होगी, क्योंकि यही आपकी मेन रिएक्शन बोलती थी। सिमिलरली अगर मैं बेस को किसी के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ, बेस या एल्कली को मैं किसी के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ, और रिएक्शन होने के बाद में अगर वहां पे मेरा सॉल्ट बन जाता है या सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि ये चीज क्या होगी? आपकी एसिडिक नेचर की होगी। लेकिन गड़बड़ क्या है वाटर के साथ में? वाटर को जब आप कुछ कंपाउंड के साथ में जब आप वाटर को रिएक्ट करवाते हो, तो वो कभी कभी बेसिक नेचर भी शो करता है और कभी कभी आपका एसिडिक नेचर भी शो करता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं। तो एम्फोटेरिक नेचर होने का मतलब क्या है? सिंपल, कि एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये हो कि एनी सब्सटेंस विच हैज द एबिलिटी, इट हैज द एबिलिटी टू शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। तो एम्फोटेरिक शब्द का मतलब यही है कि आपको क्या होगा? इट हैज द एबिलिटी। आपसे बहुत सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? तो इट हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो उनको हम जो भी चीजें आपका यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपका एसिडिक एस वेल एस, मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम दिखाती हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस साथ रिएक्ट करवा दो। कभी कभी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो बेस की तरह शो करेगी, और कभी कभी आपका बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो आपका एसिड की तरह एक्ट करेगी। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं इसके। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देख लें तो यहाँ पे आपको, जैसे हम इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में H2S के साथ में जब रिएक्ट करवाते हैं H2O को, तो यहाँ पर ये एज अ बेस आपको प्रॉपर्टी शो करता है। एज अ बेस आपको ये प्रॉपर्टी शो करता है। H2O को जब हमने H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे आपका बन जाता है आपका हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बन जाता है यहाँ पे। और ये रिएक्शन फिर से बता दूं, रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे बन जाता है HS-। जब मैं इसको NH3 के साथ में अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ, तो ये आपको बन जाता है H2O के साथ में जब रिएक्ट करता हूँ, तो ये एज एन एसिड आपके साथ में रिएक्ट करता है, वहां पे एज एन एसिड बिहेव करता है आपका। वहां पे जो बनता है आपका, वहां बनता है आपका NH4 प्लस आयन बनता है, ये रेडिकल बनता है OH माइनस। अगर दोनों को कंबाइन कर देना एक्चुअली में ये बनता है आपका, ये बनता है, इसको बोलते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनता है एक्चुअली में। तो मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जब आप इसको H2S के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो, तब ये रिएक्ट एज एन बेस, एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, यानी और जब आप इसको अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो इट एक्ट्स एज एन एसिड ही आपके सामने बिहेव करता है। पर H2S नहीं होगा, हाँ सही सही। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है कि आप H2O को ही H2O से रिएक्ट करवा दोगे, तो उनमें से एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और बाद में क्या बन जाएगा वहां पे? बाद में बन जाएगा आपका H3O प्लस प्लस, वहां पे बन जाएगा आपका OH माइनस। तो इस तरह की चीजें बन जाती है। तो ये बताना चाह रहा है कि आपका जो H2O है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है सर्टेन कंडीशंस में, वो आपका बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है सब कंडीशंस में। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? आपका एम्फोटेरिक बोलते हैं। मतलब वाटर कैन एक्ट एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। लेकिन अगर हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे होंगे, सिर्फ वाटर की, नॉट रिएक्टिंग विद एनी अदर केमिकल, तो उस टाइम पे हम इसको एज अ न्यूट्रल बिहेवियर कहते हैं कि आपका ये जब कुछ भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करवा रहे तो आपका न्यूट्रल की तरह ही बिहेव करेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसका आपका रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज्यादा ये शो करता है आपकी। थर्ड अगर इसका केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, तो ये आपका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन आप
पढ़ चुके होगे स्कूल में, या फिर आपने बचपन में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी रेट ऑफ रिएक्शन का थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसमें ये प्रॉपर्टी है कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या दिक्कत है कि आपका इट अंडरगोज, जैसे आपका ये एसिड और बेस दोनों की तरफ जाता है, तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। तो अब आप ये देखते हो कि जो आपका वाटर है, जो आपका H2O है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, एज वेल एज रिडक्शन। बहुत अजीब तरह की प्रॉपर्टी आपको शो करता है, इसलिए बहुत अच्छा केमिकल बनाया जाता है कि जहां आपको इसको एज ऑक्सीडेशन की तरह इस्तेमाल करना है वहां ऑक्सीडेशन की तरह इस्तेमाल करोगे, आपको जहां रिडक्शन की तरह इस्तेमाल करना है वहां पर रिडक्शन की तरह काम करोगे। तो ये आपका ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, ये आपका रिडक्शन भी करवा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल अगर मैं H2O को रिएक्ट करवाता हूँ आपका Na के साथ में, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर बैलेंसिंग चलते हैं साथ में, तो H2 के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा 2NaOH, और यहाँ पे रिलीज होती है आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, Na जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जाके जुड़ रहा है। Na जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जाके यहाँ पे पहले Na खाली था, अब उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो Na क्या होता है आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, Na इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू NaOH। तो अगर Na ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है आपका H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि खुद क्या हो रहा है, खुद ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए आपका H2O को हम रिएक्ट करवाते हैं आपका लेट्स से, चलो वो तो उसी सेम रिएक्शन रहेगी F2 के साथ में, यानी फ्लोरीन के साथ में। तो फ्लोरीन के साथ में जब इसको रिएक्शन करवाते हो तो अगेन ये क्या होता है आपका यहाँ पे 4H प्लस, यानी यहाँ पे बनता है 4HF बन जाता है, प्लस आपका यहाँ बन गया आपका O2 बन जाता है। तो यहाँ पे जब फिर से हम देखते हैं तो F के साथ में आपका H अटैच हो गया, तो ये F जो हो गया वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन के एडिशन को हम रिडक्शन बोलते हैं और ऑक्सीजन के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो रिड्यूस किया किसने, किसने रिड्यूस किया, तो यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। जब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो जब किसी और को रिड्यूस करता है कोई, तो इसका मतलब खुद भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यही मैं बोल रहा था कि आपका जो वाटर है इट अंडर गोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, या फिर इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह काम कर सकता है, या उसकी तरह काम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी वाटर की कुछ अजीब अजीब प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से आपका ये इंपॉर्टेंट केमिकल बन जाता है आपके लिए, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ बेटा अगर हम देखते हैं इसका यूज, तो वो होता है आपका हाइड्रेट फॉर्मेशन में। केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वाटर की, क्योंकि ज्यादा नहीं है, और जितनी भी हैं वो थोड़ी सी अजीब तरह की प्रॉपर्टी है, और आप इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं इसलिए। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन के बारे में बात करें, हाइड्रेट का मतलब क्या है, एक तरह से मतलब ये हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, मतलब चीजों को तोड़ने की बात कर रहा है उसमें। तो देखिए हाइड्रेट्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मैनी सॉल्ट्स मैनी सॉल्ट्स कैन बी crystallized crystallized as hydrated salt। आप समझना इसका मतलब क्या है। अच्छा, आपने कभी पीओपी के बारे में सुना है, पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ लास्ट ऑफ पेरिस। या क्या सुना है इसके बारे में, कभी क्या पढ़ा है इसके बारे में, पीओपी के बारे में, पीओपी जिप्सम इनके बारे में क्या पढ़ा है? कि ये CaSO4 होता हम्म, है, ½ H2। हाँ CaSO4 ½ H2 होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम सिर्फ CaSO4 की बात करें ना, CaSO4 को अगर हमने कहीं पे रखा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट को अगर हमने नहीं रखा हुआ है, तो एक्चुअली में इसका कोई हाँ कलर जी। वैसा कलर होता नहीं है, और दूसरी बात इसमें ये बहुत सॉफ्ट होता है, छुओगे तो बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम कुछ मात्रा मिला देते हैं पानी की, कुछ अमाउंट मिला देते हैं पानी का, तो पानी की कुछ अमाउंट मिलाने के बाद में ये बन जाता है आपका, एक बार जिप्सम बनता है। ठीक है, तो पानी मिलाने के बाद में पहले ये जिप्सम बनता है, और जिप्सम मतलब 2H2O, तो ये होता है आपका जिप्सम। और इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो ये बन जाता है CaSO4.12H2O, और ये बनता है आपका पीओपी। और पीओपी बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है आपके इंजीनियरिंग में, बिकॉज ये आपका फॉल सीलिंग, आपका जो फ्रैक्चर हो जाते हैं उनमें जो आप यूज करते हो, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारी स्टैच्यूज ऑर्नामेंट्स आपकी पीओपी से बनते हैं।
अब वो क्या होते हैं, वो कड़क होते हैं। अगर CaSO4 को आप देखते तो ये बहुत नरम था, बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, लेकिन उसी टाइम पे जिप्सम की बात करें और आपका पीओपी की बात करें तो दे आर वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल उनकी इंपॉर्टेंस होती है आपकी इंजीनियरिंग में। तो ये क्या बताना चाह रहा है आपको, हाइड्रेट फॉर्मेशन मतलब कि अगर आप इस एक्वस, मतलब इसको सिर्फ वाटर में अगर आपने CaSO4 को रखा है तो वो शायद इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये क्या होता है कि वाटर मिलने के बाद में ये क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट बना देता है, क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर बना देता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर्स बना देता है। और हार्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो क्या होता है, आपका एक अच्छा ब्यूटीफुल कलर भी ले लेता है कभी कभी, और कभी कभी क्या करता है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पहले वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये बता रहा है हाइड्रेट्स, इनको हम बोलते हैं, ये आपके जैसे ये सब होते हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे सॉल्ट या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कुछ H2O अटैच हो गया और आप उसको हीट करके आप उसको वापस से हटा सकते हो। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ CaSO4.2H2O हो गया, जिप्सम हो गया, CaSO4.12H2O हो गया यानी आपका पीओपी हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है आपके, जैसे BaCl2 होता है, BaCl2.2H2O हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे आपका कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है, CaSO4 डेका नहीं सॉरी 5H2 हो गया। ठीक है, आपका Na2CO3.10H2O, ये सब, ये आपका बेकिंग पाउडर हो गया। तो ये सब आपके बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके साथ में अगर H2O अटैच हो जाता है तो वो उनको स्ट्रॉन्ग बना देता है, और इनको हम बोलते हैं आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो ये होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वाटर का पार्ट है जो आपके सिलेबस में वो खत्म हो गया है, बस मैं यहाँ पे मतलब फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चीज जो आती है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर सिलेबस में नहीं है आपके। ठीक है, मैं आपको कभी बता दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, आपको उसमें कुछ नहीं होता है। हार्ड वाटर का मतलब कुछ नहीं है, हार्ड वाटर का मतलब है कि उसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आप कहीं कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ का पानी आपको थोड़ा खारा महसूस होता है, थोड़ा सा टेस्ट उसका अजब अजीब सा होता है। प्लस अगर आप हाँ वहाँ जी। पे कपड़े वपड़े धोने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे देखते हो कि जब आप सोप पानी में मिलाते हो तो आपका सोप गायब हो जाता है बड़ी जल्दी। मतलब आप अगर अपने घर में अगर आप पानी में सोप डाल रहे हो तो बड़े सारे झाग मिलते हैं आपको, लेकिन कई बार आपने पानी में झाग, दूसरे पानी में अगर आपने सोप डाला तो वहाँ पे आपको झाग मिलते ही नहीं। तो वो सारी प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू हार्डनेस ऑफ वाटर, वहाँ पे ऐसे केमिकल प्रेजेंट है, वहाँ पे ऐसे उसमें केमिकल ऐसे सॉल्ट प्रेजेंट है। सॉल्ट कैसे हो जाएंगे, प्रेजेंस, सिंपल सी बात है, आपका प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, उसमें कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके मिले हुए होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकते हैं आपके, क्लोराइड हो सकते हैं, CaCl2 हो सकता है आपका, क्लोराइड पानी में मिलाया जाता है उसको टेस्ट में रखने के लिए, उसके कीड़े मारने के लिए, एंड सल्फेट। तो इस तरह के सॉल्ट अगर आपके पाए जाते हैं, क्योंकि वो पानी कहाँ से आ रहा है ये हमारे ऊपर नहीं है। अगर आप पहाड़ों पर रह रहे हो तो पहाड़ों से पानी आ रहा है तो वहां से केमिकल लेके आ रहा है, अगर आप घर में रह रहे हो तो आपको कितने केमिकल बाहर से मिल रहे हैं तो पता नहीं है। तो ये सब क्या करते हैं आपके, द प्रेजेंस ऑफ CaMg सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट मेक वाटर हार्ड। वाटर को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। बस हार्ड वाटर कोई ऐसा नहीं है कि पानी कड़क हो गया, पानी पानी कड़क नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई कि झाग बनने वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, टेस्ट जो होता है वो हाँ थोड़ा जी। सार हो जाता है, थोड़ा सार नहीं, थोड़ा सा सॉल्टी हो जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट, साफ सीधी बात है, अगर इसको हम बोलेंगे कि ऐसा जो वाटर मिल गया वो कैसा होगा, आपका हार्ड वाटर। ऑब्वियसली अगर मैं बोलता हूँ कि आपका सॉफ्ट वाटर क्या हो जाएगा, मान लीजिए सॉफ्ट सॉफ्ट वाटर का मतलब ये नहीं कि नरम पानी है वहाँ पे कि उसको पी के बड़ा सॉफ्टनेस लग रही है, नहीं। सॉफ्टनेस का सिंपल सा मतलब है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ दी सॉल्ट्स, मतलब फ्री फ्रॉम वाटर फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है उसके सॉल्ट से होता है। अच्छी बात क्या होती है, जो चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है वो क्या होता है कि इट फॉर्म्स लेदर। लेदर पता है ना आपको, हाँ जी। सोप, इजीली लेदर को अपन झाग बोलते हैं। तो ये आपका सोप के साथ में बहुत इजीली झाग आपके सामने दे देता है। अब इसको अगर आपको हार्ड वाटर को जो है उसको साफ करना है तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। केमिकल प्रोसेस भी हैं, फिजिकल प्रोसेस भी हैं, इजी प्रोसेस भी हैं, हार्ड भी प्रोसेस हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपको उसको साफ करना है
तो अब आपकी जो हार्डनेस होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है आपकी जिसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट ऐसा नहीं है, उसको साफ नहीं कर सकते, बस उसको साफ करने के लिए आपको थोड़ा सा हाई अच्छे प्रोसेस यानी आयन एक्सचेंज मेथड, या आपको वहाँ पे यूज करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ये सब यूज करने पड़ेंगे। उसकी है आपको वहाँ पे रेजिन मेथड भी होता है जिसको हम यूज करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस का क्या है कि बस वहाँ पे आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेंगे आपको, MgOH ट्वाइस और MgHCO3 और आपका CHCO3 वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप उसको बड़े इजीली बॉइलिंग मेथड से या क्लार्क मेथड से उसको बड़े इजीली आप कर सकते हो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई फाई मेथड है। नेक्स्ट होती है परमानेंट हार्डनेस। बस इसमें क्या फर्क होता है आपका परमानेंट हार्डनेस में, देयर इज आपके यहाँ पे क्लोराइड्स पाए जाएंगे, आयन सल्फेट्स। मतलब आपको वहाँ पे MgHCO3 मतलब सॉफ्ट वाटर में क्या होगा, बस इतना डिफरेंस है। सॉफ्ट वाटर में आपको जो CaHCO3 या MgHCO3 ये सॉल्ट पाए जाएंगे आपके पानी में, तब आपकी क्या होगी, परमानेंट नहीं सॉरी टेम्परेरी हार्डनेस होगी। तो परमानेंट हार्डनेस होगी तो यहाँ पे आपके क्लोराइड्स एंड सल्फाइड होंगे, यानी CaCl2, CaSO4 और आपका MgCl2, MgSO4, ये सारे केमिकल्स आपके वाटर में अगर पाए जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो आपका हार्ड, वो आपका परमानेंट हार्डनेस है वहाँ पे। इसको भी हटाया जा सकता है बड़े इजीली, कोई ज्यादा नहीं है। इसको हम हटाने का तरीका यही है कि आप सोप मिला दो पानी में, वॉशिंग सोडा जो होता है NaHCO3, फिर Na2CO3 जो होता है वॉशिंग वॉशिंग सोडा, इसको अगर आप मिला दोगे वहां पे तो आपकी बहुत सारी हार्डनेस वहाँ खत्म हो जाती है। फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कैल्गन्स मेथड है, कैल्गन्स के मेथड के बाद रेजन्स मेथड होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है। तो मेथड की कमी नहीं, मेथड तो बहुत सारे हैं, पर वही है क्या, वो पढ़ना नहीं है। एक्सचेंज मेथड होता है, कैटायन एक्सचेंज मेथड होता है, सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है। तो ये बहुत सारे मेथड से, रेजिन का मतलब कुछ नहीं, वो जो आपके एक मटेरियल होता है जिसको हम रेजिन बोलते हैं, उसको यूज करते हैं आप। खैर आपके सिलेबस में नहीं तो ज्यादा डीप में उसको पढ़ना भी है। नेक्स्ट चीज अपन देख लेते हैं यहाँ पे, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2। नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल काम का नहीं है, बहुत पहले कभी काम का हुआ करता था, अब उसको काफी दिनों से सिलेबस में नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे लिए है बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, वो है आपका हैवी वाटर। अब इसको हम हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, पहला सवाल तो ये आता है कि हैवी वाटर को हम हैवी वाटर क्यों बोलते हैं। क्योंकि हैवी वाटर में मैंने हाँ आपको जी। कल आपको आइसोटोप्स बताए थे, याद है। हाँ जी। मैंने कल आपको बताया था कि आपके आइसोटोप्स होते हैं वाटर के सॉरी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका प्रोटियम, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका ट्रिटियम। तो ये तीन तरह के आपके आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में। प्रोटियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, या 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 1H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 1H3 से। ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सबके अलग अलग होते हैं, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है इनका। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम D से प्रेजेंट भी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, फिर ये पाया जाता है आपका, ये तो आपका लगभग पाया ही नहीं जाता, या फिर बहुत रेयर है, पाया गया इसलिए इसको पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तो हम टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ड्यूटेरियम होता है ये एक्चुअली में हैवी हाइड्रोजन है। हैवी क्यों है, साफ सीधी बात है कि आपका प्रोटियम से ज्यादा हैवी है ये। प्रोटियम का जो मास नंबर है वो 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है। ट्रिटियम तो आपका और भी हैवी होता है, बट ट्रिटियम की हम बात इसलिए नहीं करें क्योंकि ट्रिटियम पाया नहीं जाता है इतना। तो जो पाया जाता है हम उसकी बात करें, ड्यूटेरियम होता है। अब होता है कि जिस तरह से आपका H जो है या फिर प्रोटियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं। वैसे ही आपका ड्यूटेरियम जो है वो भी आपका वाटर के साथ में सॉरी ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बनाता है D2O। है ये भी एक तरह का H2O ही, बस उसको हम D2O जानबूझ के नाम बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसी को हम बोलते हैं आपका हैवी वाटर। क्यों बोलते हैं हैवी वाटर, बिकॉज ये आपका वो वाला आइसोटोप यूज कर रहा है हाइड्रोजन का जो कि आपका वाटर से वाटर जो आपका हाइड्रोजन से हैवी है एज कम्पेयर टू प्रोटियम। दूसरी बात ये हैवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूटेरियम हैवी होता है, चलो ये तो समझ गए। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर एस H2O, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर एस H2O। बट बस ये देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि रिएक्शन कितना तेज हो रही है या कितना धीरे हो रही है, बस उसका फर्क होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी इसकी इस स्लोअर, वो थोड़ी सी स्लोअर होती है। जब आपके कंपाउंड ज्यादा हैवी होते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ये पाई जाती है बात कि आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपके H2O जैसे ही होती है, बस फर्क कितना आ जाता है आपका कि यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी बात है आपकी। बाकी जैसे रिएक्शन आपकी वहां पे होती थी सेम टू सेम रिएक्शन होती है, और कोई नहीं है। इसका यूज
क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडरेटर की तरह यूज कर, हम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी एक्चुअली रिसर्च का प्रोसेस है। अभी हैवी हाइड्रोजन के नाम पे या फिर हम हैवी वाटर को अभी और डिटेल में अभी मान के चलो, इनके ऊपर अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अभी बहुत सारे इसके यूज हम देख नहीं पाए हैं क्योंकि एक्चुअली ये प्रोटीन से कमी पाया जाता है। तो मॉडरेटर, ये एज अ मॉडरेटर यूज होता है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम इसको एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं आपका। ठीक है, तो जो आपके एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसमें हम मॉडरेटर पानी को ठंडा करने के लिए या फिर ऐसा कूलेंट की तरह हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अभी इसके ऊपर और रिसर्च चल रही है, इसलिए इस डीप में आपके बहुत ज्यादा स्टडी इसकी अभी सीबीएसई में है नहीं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं बेटा हम, वो है आपका डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। इस पे एक सवाल आने के चांसेस हैं। एक आपका थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से आ सकता है, बहुत ईजी है, एक बार आप रीडिंग कर लोगे ना बुक में, तो आप बस एक बार रीडिंग कर लेना, आप अपने आप समझ जाओगे क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा आपसे। तो डाई हाइड्रोजन ऐसा फूल है, तो एक्चुअली हम देखते क्या है कि डाई हाइड्रोजन यानी H2, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है नेचर में। इसमें बहुत ज्यादा, जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, वहाँ पे H2O बन जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इट इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप इसको प्योर स्टेट में यूज करते हो तो ये क्या करता है, इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं आपका फॉर वेरियस प्रोसेसेस, पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं या कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एलपीजी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एज अ फ्यूल तो बहुत अच्छी चीज है। खासकर इसको हम प्योर फ्यूल की तरह काफी यूज करते हैं। प्योर फ्यूल जैसे हम इनको यूज करते हैं रॉकेट्स में, रॉकेट प्रपल्शन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। रॉकेट प्रपल्शन में जो सबसे ज्यादा आपका फ्यूल यूज किया जाता है वो डाई हाइड्रोजन फ्यूल होता है। लेकिन दिक्कत है उसके साथ में, लिमिट, पहली बात उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। ठीक है, इसको हम एज, अभी फिर से बता रहा हूँ, ये आपका एज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च है। अभी डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है आपका आम जिंदगी में। ठीक है, लेकिन ये ऐसा टॉप, क्योंकि अभी आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च चल रहा है आपका कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एडवांटेज का क्या है, ये आपका बहुत ज्यादा, ये आपका पोल्यूशन फ्री है। इससे कोई पोल्यूशन नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ऑक्सीजन के साथ इसको जलाओगे तो आपका H2O बन के तैयार होगा, यानी वाटर, जो कि आपके काम की चीज है। ठीक है, प्लस आपको एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पे कोई भी वेस्टेज नहीं है। देयर इज नो वेस्टेज, इट इज वेरी पोल्यूशन फ्री। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज है कि आपको कोई ऐसा, क्योंकि अभी आपके पास में जो चीजें हैं, कोल है आपके पास में, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, वो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी की खपत करते हैं पहली बात तो, उसके बाद में फिर वो उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये बहुत अच्छा है। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है, पहले सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इसका, कि इसको हम इकोनॉमिकली अभी अच्छा नहीं है आपके लिए। इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, मतलब इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी इज पुअर, ऐसे नाम से बोलते हैं। इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम इसको ढंग से अभी पैसे के मामले में इसको नहीं देख सकते, इज पुअर। मतलब कि ये बहुत ज्यादा अभी तो क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है मतलब इसको, हाइड्रोजन को एज अ यूज करना फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव, बिकॉज आप इसको कंटेनर में बंद नहीं रख सकते ज्यादा, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। पहली बात तो ये क्या क्या होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है, बहुत ज्यादा लाइट है। लाइट होने से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर या फिर कोई सीएनजी सिलेंडर है, उसके अंदर आपकी नेचुरल गैस भरी पड़ी है या पेट्रोलियम गैस भरी पड़ी है, तो एक सिलेंडर लोग उसमें लगभग 15 किलोग्राम के आसपास गैस भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये दिक्कत है कि वो इतनी ज्यादा हल्की है, इतनी ज्यादा हल्की है कि आपको जहाँ 15 केजी का आपके लिए बस इतना छोटा कंटेनर आपको यूज करना पड़ रहा है, वहीं पे आपको कम से कम इसका 10 गुना बड़ा कंटेनर, मतलब बहुत बड़ा कंटेनर आपको यूज करना पड़ेगा उतनी हाइड्रोजन को संभाल के रखने के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन हल्की है, तो मतलब साफ सी बात है, उसको ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा आपकी फीजेबल नहीं है कम जगह पे रखने के लिए। तो अभी एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी का इसको यूज नहीं कर रहे हैं हम। जैसे हम आजकल सोलर लाइट है, उसको भी हम काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी है, उसको हम काफी अब कॉमन यूज में भी आ चुकी है, लोग घर घर में लगा रहे हैं। वैसे वैसे हम इसको हाइड्रोजन को अभी हम घर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरा बस ये कहना होगा कि एक बार कोशिश करना अपनी तरफ से कि इसकी रीडिंग मान लेना यहाँ से, बुक से आप एक बार इसको रीड कर लेना, बस एक बार यहाँ से, हैवी नहीं यहाँ से, डाई हाइड्रोजन ऐसे मुश्किल से ये आधे पेज का टॉपिक है, बस यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो मुश्किल से आधे पेज का टॉपिक है, आपका ये काम है बस एक बार इसको रीड कर लेना, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो ये टेक्निकल टर्म्स आएंगे बीच में, ये NaNi5 TiTsT2 और ये सब जो लिखा है, ये आपके काम का नहीं है। ये आपको फालतू चीजें, मतलब नहीं, ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे बस ये काम की चीज है कि इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे बोल रखा है कि हाइड्रोजन की इकोनॉमी थोड़ी सी खराब है। इकोनॉमी से मतलब साफ सी बात हो गया कि अभी हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए रखना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि हाइड्रोजन को रखने में आपका कोई फ्यूल खर्च नहीं हो रहा, आपका कोई
फालतू आपका वो खर्च नहीं हो रहा है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ज्यादा डिटेल में इसको हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है हाइड्रोजन यहीं पे समाप्त हो चुका है। इसके जब आप क्वेश्चंस देखोगे एक बार, तो क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला। सारे क्वेश्चन बहुत ही मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और याद रखना, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके जो क्लास के टीचर होंगे उन्होंने आपको क्वेश्चन बता रखे होंगे, बता रखे हैं, राइट? हाँ जी। तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं और वो सब थ्योरेटिकल होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बहुत बड़ी कोई केमिकल रिएक्शन आपको करने को मिल रही है। वो सिंपल सिंपल जैसे यही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट्स। तो मैंने कहा ना कि बस वो दूसरा नाम इसमें इस्तेमाल कर लिया। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपके मेटेलिक हाइड्रेट्स को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल होते हैं। तो डू यू एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ हाइड्रेट्स टू बी फॉर्म्ड बाय एल्कली मेटल्स? क्या एल्कली मेटल्स बना सकते हैं? तो आंसर नहीं, क्योंकि एल्कली मेटल्स कहाँ होते हैं? एस ब्लॉक में होते हैं। और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं आपका? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं आपका आयनिक हाइड्रेट बनाते हैं। तो ये सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है? और कोई खास सवाल इसमें है नहीं, जो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत अच्छा सवाल है इसमें। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी है, रिएक्शन में से कोई नहीं आने वाली। बस आपको ये वो राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। मैंने आपको दो रिएक्शन करवाई थी, Na और Fe की रिएक्शन करवाई थी, वहाँ पे आपको मतलब H2O और H2S की रिएक्शन करवाई थी आपको। NH3 के साथ में जब आपका ये ऐसा एसिड बिहेव करता है, वो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना, खैर आपको बता ही रखा होगा। ये डीमिनराइजेशन ये सब नहीं है आपके सिलेबस में बिल्कुल। ये आखिरी वाला सवाल एक बार जरूर करके जाना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस चैप्टर को हम यही समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच निशा, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर।